कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति। इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6 और अध्याय का नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो इसी अध्याय की आज हम पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न उत्तर करेंगे। भाग 1 में हम 10 प्रश्न इस अध्याय के करा चुके हैं और भाग 2 में, आज की भाग 2 में हम बाकी बचे प्रश्नों को करेंगे। तो प्रश्न नंबर 11 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसियों का वर्णन करो। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1 या 2 नंबर के कोई ना कोई एजेंसी के बारे में काम या फिर उसकी स्थापना या उसका वर्ष पूछ लिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसियों का वर्णन करो। तो इसमें पहली जो विशिष्ट एजेंसी है वो है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO इसको कहते हैं। तो पहली बार इस संगठन की स्थापना राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन जो संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले बना था, तो पहली बार इस संगठन की स्थापना राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन के अधीन 11 अप्रैल 1919 में की गई थी। बाद में इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी बना दिया गया। इस संगठन का मुख्य काम पूरे विश्व के मजदूरों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और उनकी काम करने की स्थितियों में सुधार करना है। इस संगठन का मुख्य कार्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो ये याद रखना है कि मुख्य कार्यालय कहां है और कब इसकी स्थापना हुई। मुख्य कार्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। दूसरी जो विशिष्ट एजेंसी है वो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन, इंग्लिश में इसको यूनेस्को कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस संगठन की स्थापना 4 नवंबर 1945 में की गई थी। यह संगठन इस विश्वास पर आधारित है कि युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क में पैदा होते हैं। यह संगठन इस विश्वास पर आधारित है कि युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क में पैदा होते हैं, इसलिए शांति की आधारशिला भी मनुष्य के मस्तिष्क में ही रखी जानी चाहिए। इस संगठन का मुख्य काम सदस्य देशों में से अनपढ़ता को खत्म करना, विज्ञान का प्रचार प्रसार करना तथा सदस्य देशों के बीच संस्कृति का आदान प्रदान करना है। और इस संगठन का मुख्य कार्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। पेरिस जो है वो फ्रांस में है, तो पेरिस फ्रांस में स्थित है। तीसरी जो विशिष्ट एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपात कोष और छोटे में इसको कहते हैं यूनिसेफ। संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपात कोष, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इस कोष की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को एक अस्थायी एजेंसी के रूप में की गई थी। दोबारा फिर रिपीट करते हैं, इस कोष की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को एक अस्थायी एजेंसी के रूप में की गई थी, जिसका काम दूसरे विश्व युद्ध में नष्ट हुए देशों के बच्चों को भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना था। जिसका काम दूसरे विश्व युद्ध में नष्ट हुए देशों के बच्चों को भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना था। लेकिन बाद में इसके काम को देखते हुए इसे स्थायी एजेंसी बना दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की यह एकमात्र ऐसी एजेंसी है जो बच्चों और महिलाओं के लिए काम करती है। याद रखनी इस लाइन को, एकमात्र ऐसी एजेंसी है जो बच्चों और महिलाओं के लिए काम करती है। इसका मुख्य काम जच्चा और बच्चा यानी कि मां और बच्चा, इसका मुख्य काम जच्चा बच्चा की देखभाल करना तथा लड़कियों के प्रति होने वाले भेदभाव को मिटाना है। इस संगठन का मुख्य कार्यालय जो यूनिसेफ है, मुख्य कार्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। चौथी जो विशिष्ट एजेंसी है उसका नाम है खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में की गई थी। 16 अक्टूबर 1945 में की गई थी। तब से प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संगठन का मुख्य काम विश्व के सभी लोगों को भोजन की कमी के डर से मुक्ति दिलाना है।
इस संगठन का मुख्य काम विश्व के सभी लोगों को भोजन की कमी के डर से मुक्ति दिलाना है। इसके अलावा यह संगठन कृषि संबंधी सूचनाएं इकट्ठी करता है। और जहां तक इस संगठन की मुख्य कार्यालय की बात है तो इस संगठन का मुख्य कार्यालय रोम, इटली में स्थित है। पांचवी जो विशिष्ट एजेंसी है उसका नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन, एक महत्वपूर्ण एजेंसी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के नाम से इसको जाना जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस संगठन की स्थापना 7 अप्रैल, याद रखनी है डेट, इस संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। इस संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। इस संगठन का मुख्य काम स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाना, बीमारियों की रोकथाम करना तथा सफाई के बारे में लोगों में चेतना पैदा करना है। इस संगठन का मुख्य काम स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाना, बीमारियों की रोकथाम करना, सफाई के बारे में लोगों में चेतना पैदा करना है। और इस संगठन का मुख्य कार्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। छठा जो पॉइंट है, प्रश्न जो छठा विशिष्ट एजेंसी है उसका नाम है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक उसको कहते हैं हम। तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में, 1944 विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन में की गई थी। इस बैंक का मुख्य काम सदस्य देशों को विकास कार्यों के लिए ऋण प्रदान करना है। सदस्य देशों को विकास कार्यों के लिए ऋण प्रदान करना है। इस संगठन का मुख्य कार्यालय वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका में है, वाशिंगटन डीसी में स्थित है। सातवां जो विशिष्ट एजेंसी है, सातवीं, वो है, उसको नाम है उसका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF के नाम से इसको जाना जाता है। कई बार छोटा भी आ जाता है, IMF का पूरा मतलब बताइए तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इस कोष की स्थापना विश्व बैंक के साथ ही 1944 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन में की गई थी। इस कोष का मुख्य काम निम्न आय वाले देशों को, कोष का मुख्य काम निम्न आय वाले देशों को कम ब्याज की दर पर ऋण प्रदान करना है। इस संगठन का मुख्य कार्यालय भी वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। प्रश्न नंबर 12 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 12 है संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताएं और असफलताएं बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताएं और असफलताएं बताइए। तो पहले अगर हम सफलताओं की बात करें तो पहले नंबर पर आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक अंतरराष्ट्रीय विवादों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोबारा फिर, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक अंतरराष्ट्रीय विवादों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे कोरिया समस्या की हम बात कर सकते हैं, ईरान और कुवैत विवाद आदि। तो इन विवादों को सुलझाने में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो ये उसकी सफलता मानी जाती है। दूसरा पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के देशों को एक ऐसा मंच प्रदान किया है जहां वे अंतरराष्ट्रीय समस्याओं पर विचार विमर्श कर सकते हैं। विश्व के देशों को एक ऐसा मंच प्रदान किया है जहां पर वे अंतरराष्ट्रीय समस्याओं पर विचार विमर्श कर सकते हैं। और तीसरा है, तीसरी सफलता संयुक्त राष्ट्र संघ की कही जा सकती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने निशस्त्रीकरण के लिए भी अनेक प्रयास किए हैं और आज भी कर रहा है। चौथा जो सफलता है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने श्रमिकों की दशा सुधारने, बीमारियों की रोकथाम करने और शिक्षा का प्रसार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये उसकी सफलताएं कही जा सकती हैं। और जहां तक असफलताओं की बात है तो उसमें पहले नंबर पर आता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य युद्धों को रोकना तथा विश्व में शांति स्थापित करना था। लेकिन अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने में यह संगठन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है, तो ये उसकी असफलता कही जा सकती है। दूसरा जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ अनेक राजनीतिक झगड़ों को हल करने में भी असफल रहा है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। और तीसरी असफलता की अगर हम बात करें तो निशस्त्रीकरण की दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ कोई खास
नहीं कर पाया है, क्योंकि आज भी विश्व के देश भयानक से भयानक परमाणु हथियार बना रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी असफलता संयुक्त राष्ट्र संघ की कही जा सकती है। और चौथी असफलता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की मनमानी को रोकने में बुरी तरह से असफल रहा है। तो ये 4 उसकी असफलताएं हैं। प्रश्न नंबर 13 की अगर हम बात करें तो एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए कि वर्तमान समय में अमेरिका ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, तो जिसके कारण पूरा विश्व एक ध्रुवीय बन गया है। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। तो उत्तर है इसका 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अब अमेरिका ही महाशक्ति के रूप में बचा है। कई मामलों में वह अपनी मनमानी करने लगा है। ऐसे में यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका को मनमानी करने से रोक पाएगा? लेकिन वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए ऐसा कर पाना मुश्किल है। इसके कई कारण हैं और कई कारणों में से पहला कारण है, अगर पहले कारण की बात हम करें कि क्यों वो अमेरिका की मनमानी को नहीं रोक सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अमेरिका सबसे ज्यादा योगदान देता है। यदि वह अपना अंशदान रोक ले तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने भयंकर आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अमेरिका सबसे ज्यादा योगदान देता है और यदि वह अपना अंशदान रोक ले तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने भयंकर आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका को मनमानी करने से नहीं रोक सकता है। दूसरा, अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की भूमि पर स्थित है, इसलिए भी अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ पर अपना प्रभाव रखता है। और तीसरा है कि क्यों मनमानी करता है और क्यों वो रोक नहीं पा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है, वह अपनी सेना पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है। इस कारण से भी अमेरिका की मनमानी को रोक पाना मुश्किल है। चौथा पॉइंट की अगर हम बात करें तो अमेरिका के पास वीटो पावर है, जिसको निषेधाधिकार कहते हैं। अमेरिका के पास वीटो पावर है। यदि उसे लगे कि कोई प्रस्ताव उसके हितों के खिलाफ है तो वह वीटो पावर का प्रयोग करके उसे पास होने से रोक सकता है। इस कारण से भी अमेरिका की मनमानी को नहीं रोका जा सकता है। और यह सही है कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की मनमानी को नहीं रोक सकता है, लेकिन फिर भी एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ ही एक ऐसा मंच है जहां पर विश्व के देश अमेरिका की मनमानी पर रोक लगा सकते हैं। फिर भी हम कह सकते हैं कि बाकी देश तो अमेरिका को मनमानी करने से रोक सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और वो है संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका का वर्णन करो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने क्या भूमिका निभाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका का वर्णन करो। तो यदि भारत की भूमिका की बात करें तो हम कह सकते हैं कि भारत का यह मानना रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विभिन्न देशों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने, विभिन्न देशों के आपसी झगड़ों को सुलझाने और तीसरे विश्व युद्ध की संभावना को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के हर काम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं या पॉइंट्स के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। उसमें पहला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या बढ़ाने में सहयोग। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या बढ़ाने में सहयोग। तो भारत का शुरू से ही यह मानना रहा है कि दुनिया के उन सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनना चाहिए जिनका संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों और उद्देश्यों में विश्वास है। दुनिया के उन सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनना चाहिए जिनका संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों और उद्देश्यों में विश्वास है। इसलिए जब भी किसी देश ने संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होने का निर्णय लिया है तो भारत ने उसका स्वागत किया है, जिसके भारत के प्रयत्नों से संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या बढ़ी है।
दूसरा जो भारत की भूमिका को बताता है पॉइंट, वो है चार्टर को बनाने में सहयोग। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की ही सिफारिश पर मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में शामिल किया गया है। तीसरा जो पॉइंट है वो है रंग भेद की नीति का विरोध। दक्षिण अफ्रीका रंग भेद की नीति का सबसे ज्यादा शिकार रहा है। वहां पर गोरे लोग वर्षों तक काले लोगों पर शासन करते रहे हैं। भारत का मानना रहा है कि रंग भेद की नीति समानता के खिलाफ है। इसलिए भारत ने हमेशा ही संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ्रीकी सरकार की रंग भेद की नीति की आलोचना की है। चौथा पॉइंट है विश्व शांति में योगदान। जब भी दुनिया के किसी भाग में शांति को कोई खतरा पैदा हुआ है तो भारत ने उस खतरे से निपटने में संयुक्त राष्ट्र संघ की पूरी मदद की है। विश्व के किसी भाग में शांति स्थापित करने के लिए जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत की सेना की जरूरत पड़ी है तो भारत ने शांति मिशनों पर अपनी सेनाएं भेजी हैं। वर्ष 2019 तक भारत 6,593 सैनिक विभिन्न शांति मिशनों पर भेज चुका है। तो शांति स्थापित करने में भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक इंपॉर्टेंट लाइन एक और है कि महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों का संयुक्त राष्ट्र संघ पर काफी प्रभाव पड़ा है। महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों का संयुक्त राष्ट्र संघ पर काफी प्रभाव पड़ा है। इसलिए वर्ष 2007 से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है 2007 से। तो वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मनाने का निर्णय लिया है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपने याद रखना है। 2007 से महात्मा गांधी के जन्मदिन को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और 2014 से संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। पांचवी भूमिका की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों में योगदान। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे अगर हम बात करें तो 1954 में श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित महासभा की अध्यक्ष चुनी गई थी। महासभा की अध्यक्ष बनने वाली वे पहली महिला थी। दूसरी जो भूमिका की अगर हम बात करें विभिन्न अंगों में तो भारत कई बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है। 1956 में डॉक्टर राधा कृष्णन यूनेस्को के प्रधान चुने गए थे और है भारत के 2 न्यायाधीश डॉक्टर नगेंद्र सिंह और डॉक्टर RS पाठक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। छठा पॉइंट अगर हम बात करें तो निशस्त्रीकरण में योगदान। भारत का यह भी मानना रहा है कि निशस्त्रीकरण के द्वारा ही विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। निशस्त्रीकरण के द्वारा ही विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है क्योंकि अस्त्र शस्त्रों की दौड़ से युद्ध की संभावना बढ़ती है। इसलिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में यह आवाज उठाई है कि परमाणु हथियारों को खत्म किया जाना चाहिए और परमाणु शक्ति का प्रयोग विश्व शांति के लिए किया जाना चाहिए। सातवां पॉइंट है जो भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ में भूमिका बताता है मानव अधिकारों की रक्षा। भारत मानव अधिकारों का सबसे बड़ा समर्थक रहा है। इसलिए भारत ने अपने नागरिकों को वे सभी अधिकार प्रदान किए हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किए गए हैं। इसके अलावा जब भी किसी देश में मानव अधिकारों का हनन हुआ है तो भारत ने इसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ में आवाज उठाई है। और आठवां पॉइंट है वो है उपनिवेशवाद का विरोध। भारत लंबे समय तक उपनिवेशवाद का शिकार रहा है। इसलिए जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी उपनिवेश को स्वतंत्रता दिलाने की बात उठी है तो भारत ने उसका समर्थन किया है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो बताते हैं भारत की भूमिका को। प्रश्न नंबर 15 जो है वो है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद
संयुक्त राष्ट्र संघ में किन सुधारों की मांग की जा रही है? संयुक्त राष्ट्र संघ में किन सुधारों की मांग की जा रही है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। तब से लेकर अब तक अनेक परिवर्तन हो चुके हैं, जैसे सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, और दूसरा, विश्व में अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा पूरे विश्व में वह अपनी चौधराहट या दादागिरी दिखाने लगा है, और तीसरा है, बहुत से नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में वे उचित प्रतिनिधित्व चाहते हैं जो नए देश आके इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने हैं। और विश्व के सामने कई नई समस्याएं पैदा हुई हैं, जैसे आतंकवाद, बेहिसाब बढ़ती जनसंख्या, गर्म होती धरती आदि। इनका समाधान करना जरूरी है। इसके अलावा एक और भी है कि भारत और चीन तेजी से आर्थिक विकास कर रही हैं। इन सब बदलावों के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्नलिखित सुधारों की मांग की जा रही है, और उसमें पहला है जो सुधार की मांग की जा रही है जिस संघ में, वो है महासभा में सुधार। तो महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ की संसद है। सभी देशों को इसमें बराबर बराबर सदस्य भेजने का अधिकार है। सभी देशों को इसमें बराबर बराबर सदस्य भेजने का अधिकार है, जो कि तर्क संगत नहीं है। चाहे कोई देश बड़ा है वो भी 5 भेजेगा, चाहे कोई देश छोटा है वो भी अपने 5 सदस्य भेजेगा। तो इसलिए यह बात तर्क संगत नहीं है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि महासभा में सदस्यों की संख्या देशों की जनसंख्या के आधार पर तय की जानी चाहिए। महासभा में सदस्यों की संख्या देशों की जनसंख्या के आधार पर तय की जानी चाहिए, और इनका चुनाव उस देश की जनता द्वारा किया जाना चाहिए। एक सुझाव यह भी दिया जाता है कि महासभा के अध्यक्ष के पद को और अधिक शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। और दूसरी सुधार की मांग की जा रही है सुरक्षा परिषद में सुधार। सुरक्षा परिषद के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थायी सदस्यों को तो वीटो पावर का अधिकार दिया गया है, लेकिन अस्थायी सदस्यों को यह अधिकार नहीं दिया गया है। इसलिए स्थायी सदस्य वीटो पावर का प्रयोग करके किसी भी निर्णय को होने से रोक सकते हैं, भले ही सभी अस्थायी सदस्य उस निर्णय के पक्ष में क्यों ना हो। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। स्थायी सदस्यता ऐसे देशों को दी जाए जो आर्थिक और सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली हो, जनसंख्या की दृष्टि से बड़े हों, यह भी एक ध्यान रखा जाना चाहिए, लोकतंत्र और मानव अधिकारों में निष्ठा रखते हों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अच्छा खासा योगदान देते हों। तीसरा जो सुधार की बात कर रहे हैं वो है संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी स्थायी सेना होनी चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य युद्धों को रोकना तथा शांति बनाए रखना है, लेकिन यह कार्य करने के लिए आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी सेना नहीं है। कि एक संगठन का काम युद्धों को रोकना है, लेकिन उस कार्य को करने के लिए आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी सेना नहीं है। जब भी किसी देश में शांति भंग होती है तो यह सदस्य देशों से सैनिक मंगवाकर शांति सेना का निर्माण करता है, लेकिन कई बार शांति सेना का निर्माण करने में काफी समय लग जाता है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी स्थायी सेना होनी चाहिए, ताकि शांति भंग होने की स्थिति में वह तुरंत कार्यवाही कर सके। चौथा पॉइंट है जहां पर सुझाव की मांग की जा रही है वो है चार्टर की सही व्याख्या। अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की सही व्याख्या नहीं की गई है। चार्टर की सही व्याख्या न होने के कारण सदस्य देश चार्टर का अपने अपने तरीके से अर्थ निकालते हैं। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि चार्टर की सही व्याख्या की जाए और यह काम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को सौंपा जाना चाहिए। पांचवा सुझाव है आय के स्वतंत्र स्रोत। संयुक्त राष्ट्र संघ के पास आय का अपना स्रोत नहीं है, इसको धन सदस्य देशों द्वारा प्रदान किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ को सबसे ज्यादा धन अमेरिका,
ब्रिटेन, जापान और चीन जैसे देशों से प्राप्त होता है। आय का स्वतंत्र स्रोत न होने के कारण उसे अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सदस्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ को नियमित आय हो सके। एक और सुझाव है, वो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट करना। एक सुझाव यह भी दिया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट किया जाए। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि देश अपने कौन से मामले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ले जा सकते हैं, क्योंकि देखने में आया है कि कई बार दो देश मामले को घरेलू मामला बताकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नहीं ले जाते, जबकि वह मामला दोनों देशों के बीच विवाद का कारण होता है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय दिया जाए वह दोनों देशों के लिए बाध्यकारी किया जाना चाहिए, बाध्यकारी होना चाहिए। प्रश्न नंबर 16 है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी के पक्ष में तर्क दीजिए कि क्यों भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी के पक्ष में तर्क दीजिए। तो पहला तर्क दिया जा सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है, जिसमें विश्व की कुल जनसंख्या का 16% भाग निवास करता है। तो जिस देश में इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है उसे सुरक्षा परिषद की सदस्यता अवश्य मिलनी चाहिए। तो पहले इतनी बड़ी जनसंख्या है, 16% जनसंख्या रहती है विश्व की, तो उसे सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता अवश्य मिलनी चाहिए। दूसरा तर्क है कि भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक देश है। वर्तमान समय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 120 सदस्य देश हैं, लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के किसी भी सदस्य देश को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त नहीं है। अतः गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों को सुरक्षा परिषद में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए भारत को स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। और तीसरा तर्क यह दिया जाता है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। वर्तमान समय में भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए भी भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। चौथा तर्क है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत ने हमेशा ही रंग भेद की नीति, उपनिवेशवाद का विरोध किया है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते भी भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। और पांचवा तर्क है, विश्व शांति की स्थापना में भी भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जब भी दुनिया के किसी भाग में शांति को कोई खतरा पैदा हुआ है तो भारत ने उस खतरे से निपटने में संयुक्त राष्ट्र संघ की पूरी मदद की है। जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत की सेना की जरूरत पड़ी है तो भारत ने शांति मिशनों पर अपनी सेनाएं भेजी, इसलिए भी भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। तो ये पाठ 6 के कुछ पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न उत्तर थे। धन्यवाद, नमस्कार।